शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जिसे देश की जनता ने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, मान और सम्मान देकर बड़ा बनाया, लेकिन जब जब उसने कोई नया फैसला किया, जनता ने उस पर सवाल उठाए। इस व्यक्ति ने एक राजनीतिक दल बनाने का फैसला किया है, लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में योग गुरु स्वामी रामदेव। आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें। जैसी परंपरा है, आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, हम सफाई मांगे स्वामी रामदेव से, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का ये मुकदमा चला जा रहा है। आपकी अदालत। स्वामी रामदेव ने भारत में योग विद्या को लोकप्रिय बनाने में जबरदस्त योगदान दिया है। स्वामी रामदेव के पास विशाल जन समर्थन है, लोकप्रियता है और साफ सुथरी छवि है। अब स्वामी रामदेव ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि क्या स्वामी रामदेव का राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला सही है? कई बड़े बड़े नेताओं ने स्वामी रामदेव से इस फैसले पर फिर से सोचने के लिए कहा है। उन्होंने सही में योग विज्ञान के क्षेत्र में जो अवेयरनेस निर्माण किया है, वो पिछले 40-50 साल के इतिहास में एक अनूठा काम है और पूरे वर्ल्ड में उसको रिकग्निशन है। उससे अगर वो राजनीतिक नेता बनेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। आज के लिए रामदेव बाबा खड़खड़ाया है। स्वामी रामदेव की जीवन कथा एक फिल्मी कहानी जैसी है। एक साधारण परिवार में जन्मे, अपने पैरालिसिस को योग से काबू में किया, गुरुकुल में शिक्षा ली और योग का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों के चहेते बन गए। लेकिन अब लोग पूछते हैं कि क्या स्वामी रामदेव को इस लोकप्रियता का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में आने के लिए करना चाहिए? आपकी अदालत में आज का मुकदमा इसी पृष्ठभूमि में चलाया जा रहा है। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम योग गुरु स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये अपने रास्ते से भटक गए हैं। स्वामी जी, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, अनुलोम विलोम, कैसे सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है, लौकी का जूस पीना है, प्राणायाम करना है, आरोग्य बनना है। अब लोग, मैं जहां जाता हूं मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी को क्या हो गया, ये राजनीति में कहां फंस गए? पहले मैं एक सेक्टर में सेवा कर रहा था, स्वास्थ्य का क्षेत्र, अध्यात्म का क्षेत्र। आज आर्थिक दृष्टि से देश में 80 करोड़ लोग बेबस हैं। गरीब अमीर दोनों को समान रूप से शिक्षा न मिलने के कारण से शिक्षा केवल अमीरों के लिए हो गई है। देश का किसान आत्महत्या करता है। देश के 200 से ज़्यादा जिले नक्सलवाद की आग में जलते हैं। देश का नागरिक, देश की मुद्रा और देश का संपूर्ण अस्तित्व यदि खतरे में है, तो मैं रास्ते से नहीं भटका हूँ, अपितु तो रास्ते से भटकी हुई राजनीति है, उसको पर मैं रास्ते पर लाना चाहता हूँ। लालू यादव, हमने अभी सुना, वो कहते हैं कि बाबा बौरा गए हैं। मुझे किसी राजनेता से मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस देश के करोड़ों लोग वो मुझे चरित्र का प्रमाण पत्र देते हैं। लेकिन लालू जी का कहना है कि उन्होंने आपसे कहा था कि बाबा आप राजनीति में मत आइए, पॉलिटिकल पार्टी शुरू मत कीजिए। लालू जी मेरे कोई पॉलिटिकल एडवाइजर तो है ही नहीं, इसलिए मुझे वह सब कुछ करना है जो इस देश की भलाई के लिए हो, और वह ना कुछ भी किया था और न कर रहा हूं और न करूंगा जो इस देश के हित में ना हो। बगावत खड़ा करना, विद्रोह करना या कोई बखेड़ा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन देश के लिए मुझे ये अपना समय ही नहीं, अपनी शक्ति और ऊर्जा ही नहीं, अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल ही नहीं, मुझे अपना सर्वस्व बलिदान करना पड़े, उसके लिए भी मैं तैयार हूं।
जब नितिन गडकरी आए आपकी अदालत में तो उन्होंने कहा कि मैंने स्वामी रामदेव से कहा था कि आपको राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए, इससे नुकसान होगा, इससे वोट बढ़ जाएंगे। नुकसान किसका होगा? देश का? नहीं, देश बीजेपी का। शायद बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो करप्शन में लगे हुए हैं और जो कैरेक्टर लेस लोग हैं, उनको मेरे इस काम से आपत्ति हो सकती है। जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो कोई मेरे इस काम से नाखुश नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कोई एक तो था जिसने हिम्मत करके एक जुम्मा लिया है कि इस देश को हम बचाएंगे। उनको आपसे काम से आपत्ति नहीं है, उनका कहना है कि फिर आपत्ति किस बात से? उन्होंने कहा कि ये काम हमें बता दें क्या करना है, हम कर देंगे। इस पूरे के पूरे इस आंदोलन में, इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में 99% लोग मेरे साथ में होंगे। और मैं तो कहूंगा जो नितिन गडकरी जी की तरह और भी जो तमाम सच्ची और अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये कम से कम ना कहें कि बाबा उनके साथ हैं, बल्कि जिसका दिल चाहे, हम कहते हैं सभी सच्चे और अच्छे लोगों को आमंत्रित करते हैं हमारे साथ खड़े हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती, उन्होंने कहा कि ये एक बाबा है जो लोगों को कसरत करना सिखाता है, नुस्खे बना के पैसे बनाता है, ये भ्रम में डाल रहा है लोगों को राजनीति में आने के लिए। आपत्ति इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि कोई आदमी लोगों को योग और आयुर्वेद से सेहतमंद बना रहा है। आपत्ति इस बात से होनी चाहिए कि देश की दौलत यदि दलितों के उत्थान में न लग करके अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगती है, तो कहीं ना कहीं नियत में खोट दिखता है। श्रद्धा बहन जी को भी कपाल भाती अनुलोम विलोम करके और ज्यादा स्लिम स्मार्ट बनना चाहिए। अच्छा है, देश की अच्छी सेवा करेंगी। देखिए, उनका हमेशा तर्क यह है कि अगर किसी ने करोड़ों रुपए की माला पहनाई तो एक दलित की बेटी का सम्मान किया, इससे देश में रहने वाले हर दलित का मान बढ़ता है। मैं कहता हूं हर दलित का सम्मान बढ़ना चाहिए और मैं इस बात का हामी हूं। हमने अपने पतंजलि योगपीठ में महर्षि पतंजलि के बाद यदि कोई काम शुरू किया तो महर्षि वाल्मीकि धर्मशाला और संत रविदास लंगर शुरू किया। और हर वाल्मीकि को, हर हमारे दलित भाई को ये लगे कि पतंजलि योगपीठ मेरा है। और दलित का सम्मान कब बढ़ेगा? जब उसके हाथ में दौलत होगी, उसके हाथ में काम होगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको शिक्षा मिलेगी, उसको रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूज्य बहन जी कुछ ऐसे काम करें जिससे देश के दलितों को, गरीबों को, अंतिम व्यक्ति को शिक्षा मिले, उसको समृद्धि मिले, उसको काम मिले। और केवल एक दलित की बेटी को क्यों, इस देश के करोड़ों लोगों को, दलितों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिले, ऐसा काम करें। ये सही है कि आपके जो अनुयायी हैं, आपने उनसे कहा कि वो जाकर के दलितों के घर में रहें? हमने अपने सभी अनुयायियों को कहा कि जाएं, वो वाल्मीकि बस्तियों में जाएं, दलित बस्तियों में जाएं, गांव में जाएं, उनको योग सिखाएं, उनको गले लगाएं। वो हमारे अपने भाई हैं, हम सबके पूर्वज एक, हम सबका खून एक, हम सबका वतन एक। ये जाति पात और छुआछूत की सारी दीवारें तोड़ दो और गर्व से कहो हम एक थे, हम एक हैं और एक रहेंगे। ये जातिवाद की, नफरत की दीवारें हमको पूरी तरह से तोड़ देनी है। दिक्कत तो वहीं से हो रही है कि लोगों ने दलितों को अपनी बपोती मान लिया, इसे देश को अपनी बपोती मान लिया है। ये देश किसी की बपोती नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का देश है, ये भारतवासियों का देश है। देखिए, दिक्कत इस चीज में हो रही है कि आपने राहुल गांधी का एजेंडा चुरा लिया। मैं किसी का मुद्दा क्या चुराता? वो एक दो दिन यदि दलित बस्तियों में बिताते हैं या गांव में फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, बाबा रामदेव तो पैदा ही गांव में हुआ है और गांव की गलियों में मैं खिला हूं, वहीं पर मैंने गाय भैंस चराई है, हल चराया है खेत में। और उस देश के अंतिम व्यक्ति की, जो देश का अन्नदाता है किसान और देश का निर्माता जो कारीगर मजदूर, मैं उसकी पीड़ा को जानता हूं। स्वामी जी, यही बात तो जो राजनेता है उनको परेशान कर रही है। उनको लगता है गाय भैंस चराने वाला लड़का, योग कराने वाला लड़का, ये पेट हिलाने वाला आदमी, ये कैसे देश हिलाने की बात कर रहा है? देश का, गांव का, गरीब का, मजदूर का, अंतिम व्यक्ति का उत्थान कोई अंतिम घर में पैदा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, जिसने उस पीड़ा को जिया हो। मैंने उस पीड़ा को जिया है और उस पीड़ा को दूर करने का जो बीड़ा उठाया है। अब चाहे किसी के पेट में दर्द हो या कुछ लोगों का बीपी भी बढ़े, कोई परवाह नहीं। अब तो जो हमने मन में ठान ली है उसको पूरा करके रहे। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि ये योग से ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देते हैं।
स्वामी जी, ये तो सच है कि आपने दवाएं हैं, जूस है, इनकी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई हैं कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं उनको भी शर्म आ जाए उन्हें देख के। मैं चाहता ही हूं उनको शर्म आए, और उनको शर्म ही नहीं आए। इस देश में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश को लूटने का जो जाल बिछाया था, जो षड्यंत्र रचाया था, उसको परास्त करना है। हमें अपने स्वदेशी उत्पादों को, अपने स्वदेशी ब्रांड को, अपने स्वदेशी कंपनियों को इतने ऊंचे स्थान पर हमें बिठाना है कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां अपना बोरी बिस्तर ऐसे ही बांध करके भागे यहाँ से जैसे अंग्रेज रात को 12 बजे भागे थे। लेकिन ये सही है कि ये कारोबार फैल गया है जिसमें साबुन, तेल, क्रीम सब कुछ बनाया जाता है। जहां तक बिजनेस की बात है, स्वामी रामदेव ने यदि देश से धन लिया, देश से लिया, देश के लिए वापस लगाया। न 1 रुपए का बैंक बैलेंस और न 1 रुपए की लैंड। व्यापार उसको कहते हैं कि आप जो अर्थार्जन करते हैं उसको अपनी विलासिता के लिए, अपना वैभव बढ़ाने के लिए आप खर्च कर रहे हैं, तो ये व्यापार है। जो आपने देश से लिया, यदि 100% उसको वापस लौटा देते हैं तो ये सेवा है। जो मुझे देश के लोगों ने चाहे 1 रुपए दिया या 1 करोड़ दिया या 100 करोड़ दिया या 1000 करोड़ रुपए दिया, जो मुझे देश के लोगों ने दिया उसमें से 1 रुपए अपने लिए बचा के नहीं रखा, 100 का 100% इस देश की भलाई के लिए खर्च किया। इसलिए यह व्यापार नहीं, यह विशुद्ध रूप से सेवा है और इसको हमें बहुत बड़े रूप में करना है। तो प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी लौकी, खीरा, करेला, टमाटर का जूस क्यों बेच रहा है। प्रश्न यह होना चाहिए कि इस देश के अंदर शराब क्यों बिकती है, तंबाकू क्यों बिकती है और लोगों के घर बर्बाद क्यों होते हैं। स्वामी जी, इस हमारे देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ इस बात पर टिकी है कि काला पैसा कैसे होता है। सारे काले काम ही काले पैसे से हो रहे हैं। चुनाव में दारू पिलाने से लेकर के, विधायक और एमपी खरीदने से लेकर के, सरकारें गिराने और जो है बनाने से लेकर के, और जितना भी आप काला कारोबार देखते हैं, ये सारा का सारा काले पैसे से हो रहा है। और इसको जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। जब आपने ये 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाया तो किसने रिश्वत नहीं मांगी? किसने नहीं मांगी ये पूछते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अब काफी लोगों को ये समझ में आ गया है कि इस बाबा को ना छेड़ो तो ही अच्छा है। इसलिए वो कहते हैं एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। तो इस मामले में लोग रिश्वत आदि नहीं मांगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई च्यवनप्राश मांगता है तो हम उसको 1 के बजाय 2 डब्बे दे देते हैं। काले धन को लेकर आप बड़े बड़े सवाल उठाते रहते हैं, कैसे वापस आएगा काला धन? रजत जी, मैं इस बार पूरी तैयारी करके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था आप मेरे ऊपर बहुत इल्जामात लगाएंगे, मुकदमा चलाएंगे। तो मैंने कहा पूरा जो है ना, अब मुझे तो वकील भी खुद ही रहना। अभी तो सिर्फ शुरुआत की है मैंने। तो ये पूरे काले धन के पेपर है मेरे पास में। और जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटियों से लेकर के और कुछ स्वतंत्र कमेटियां बनाई, तो संसदीय समितियों से लेकर के कुछ जो है विशेषज्ञों की समितियां सरकार ने करीब 40 के करीब बनाई इन पिछले 63 वर्षों में। और सभी ने माना कि इस देश के अर्थव्यवस्था में काला धन बहुत बड़ी मात्रा में, कोई कहता बराबर, कोई कहता 2 गुना, कोई कहता 3 गुना हमारी जीडीपी। जितनी आप फिगर्स देते हैं, ऑथेंटिसिटी क्या है इनकी? आप कहते हैं ना इतना काला धन है। ये काले धन की मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा ना, देश के तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं। और विदेशी पूंजी का एक बहुत बड़ा स्रोत, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड बैंक से ज्यादा बड़ा तो कोई स्रोत नहीं है अर्थव्यवस्था के बारे में। वो कह रहा है 1.6 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी जमा होता है, और उसमें भी भारत के बेईमान लोग सबसे ऊंचे दर्जे पर बैठे हुए। तो आप, और ये जो है जो है टैक्स एडजस्टेड नेटवर्क से लेकर के और भारत की तमाम चीजें। और मैं एक बात और आपको देना चाहता हूं, मैंने ये सारा का सारा जो कभी काम नहीं किया था वो अभी कर रहा हूं। ये रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं मेरे पास में, अभी तक इन्होंने कितना धन छापा वो लेकर के आया हूं। और दूसरा, अभी तक जो देश के बजट बने 15 अगस्त 1947 से लेकर के और अब 2010 तक, ये सारे के सारे बजट बने, इसका वर्तमान मूल्यांकन करें तो करीब ये बैठेगा 250 से 300 लाख करोड़ रुपए। और यदि उसको उसी समय, जैसे उस समय क्योंकि रुपए डॉलर पाउंड के बराबर कीमत थी, तो इसलिए उस समय को भी यदि जोड़ करके देखे तो करीब 200 लाख करोड़ रुपए के अभी तक बजट बने। ये 200 लाख करोड़ रुपए कहाँ गायब हो गया? इतना जब से भारत आजाद हुआ तब से आज तक कितनी जमीनें गवर्नमेंट ने अक्वायर की लैंड एक्विजिशन के तहत, और सरकारों ने दलाल बनकर के जो जमीन 1 लाख रुपए में खरीदी थी उसको 1 करोड़ रुपए में बेचा। वो पैसा गया कहाँ? जो आज तक हमारे देश के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है,
कोयला है, आयरन और इन तमाम चीजों का जमीन से पूरा खोखला कर दिया, उसको निकाल करके। ये लाखों करोड़ रुपए गया कहां? तो इन चोरों ने हेरा फेरी करके ये पूरा देश लूट लिया और पता भी नहीं लगने दिया। अब इसकी पोल हम आम आदमी के सामने खोलेंगे और वो अब इन बेईमानों को बेनकाब करेंगे और इस देश का काला धन हम वापस से लेकर के आएंगे। इसके उपाय भी हम देश को बताएंगे और आप चाहेंगे तो आपको भी बताएंगे। आपको लगता है कि आपके अलावा कोई आदमी ऐसा है इस देश में जो ईमानदार हो, चरित्रवान हो? मेरे अलावा 99% लोग इस देश की ईमानदारी हैं। 1% बेईमानों ने इस देश के नाक में दम कर रखा है। तो इस देश में 99% लोग ईमानदारी से जीना चाहते हैं, मेहनत करके खाना चाहते हैं, लेकिन उनको सिस्टम ने बेईमान बनाया है। तो हम उसको सीधे तौर पर बेईमान नहीं कह सकते। कुछ लोग जो है वो मजबूरी में इस कुचक्र में फंसे हुए हैं। आप इस देश के 100 आदमी खड़े कर दीजिए, आप 99 आदमियों से बात कीजिए कि आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे या झूठ के साथ, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे या उसके पक्ष में, वो खिलाफ खड़ा होगा। ये देश कभी भी पाप के समर्थन में, रावण के कंस के साथ में देश खड़ा नहीं हुआ है। ये देश हमेशा सच्चाई ईमानदारी के साथ, राम और कृष्ण के साथ ही खड़ा हुआ है और आगे भी होगा, आप देखेंगे। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये सेलिब्रिटीज को कोसते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे जो आपको बहुत मानते हैं, बहुत भक्त हैं। 2-4 के नाम मैं आपको आज गिनाता हूं। क्यों नाम लेते? सचिन तेंदुलकर, आपने उनके बारे में कहा कि ये कोल्ड ड्रिंक्स का विज्ञापन करते हैं, इसके लिए इनको पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। अब तो पेप्सी और कोका कोला कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने भी माना है कि हम कॉलेजों में और स्कूलों में अपने कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचेंगे, हम बहुत गलत काम कर रहे थे। जब वो माफ़ी मांग सकते हैं पूरी दुनिया से, तो हमारे इन सेलिब्रिटीज़ को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हैं, उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और आगे से एक संकल्प लेना चाहिए कि जो इस देश के बच्चों के लिए और इस देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक चीज़ें हैं, हम अपने आर्थिक हितों के लिए अपने राष्ट्र हित को तिलांजलि नहीं देंगे और पैसे के में हम बिकेंगे नहीं, बल्कि हम देश हित की बात को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख करके, यदि करोड़ों रुपए भी हमें कोई देने का कोई प्रलोभन देगा तो उसको ठोकर मार करके हम राष्ट्र हित को प्राथमिकता देंगे। ऐसा सोचना चाहिए। स्वामी जी, वो कोई योग गुरु तो है नहीं, वो समाज को इस देश के नागरिक तो उन्होंने समाज को सुधारने का ठेका तो लिया, तो बिगाड़ने का ठेका ले रखा। अब शाहरुख खान है, उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स बुलाने की बात कही, आपने उनकी भी काफी सेवा कर दी। नहीं, मैंने किसी का भी नाम लेकर के मैं फिर से कहना चाहूँगा, भाई तेंदुलकर जी का मैं सम्मान करता हूँ, हमारे खान साहब हैं या तमाम हमारे, मैंने तो अमित जी से भी इस बात को कहा था जब पहली बार वो मुझसे मिले, तब मैंने उनसे कहा था और मैं धन्यवाद करता हूँ, उसके बाद उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं किया। मैंने उनसे इसी बात को कहा था बच्चन ने, हाँ, पहली बार जब मुझसे मिले मुंबई में और उनको हमने योग का सेशन दिया, वो एक जो है पहली बार मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ, वो एकदम प्राइवेट सेशन था कि उनको सीखना था। हमने कहा कि हमें इससे कोई पब्लिसिटी नहीं लेनी है। उस समय मैंने उनको कहा था कि आप कम से कम ये कोल्ड ड्रिंक्स का और तम्बाकू का आप विज्ञापन मत कीजिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ इस पूरे संदर्भ में, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस देश में कुछ तो ऐसे आदर्श रहने चाहिए जो सर्वमान्य हो। और पाकिस्तान के बारे में जो मैंने बात कही थी वो ये कहा था कि पाकिस्तान कभी भी खेल से मानने वाला नहीं है। खेल से मेल होता या बातचीत से मेल होता तो आज तक हो गया होता, इसलिए भारत को पावरफुल बनाया। जो लोग आईपीएल में अपने खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुलाना चाहते हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो कोई देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए वहां नहीं बैठे हैं। कोई भी काम इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें देशभक्ति ना हो। जहाँ तक आईपीएल का प्रश्न है, लोगों को खिलाड़ी अच्छे लगते हैं, ऊर्जावान हैं, वो अपने खेल से लोगों का सात्विक मनोरंजन करते हैं। देखिए, मनोरंजन तो नाचने गाने वाले भी करते हैं और मनोरंजन खिलाड़ी भी करते हैं। उसमें सात्विकता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भद्दापन नहीं। लेकिन अब तो वो भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी सुरा और सुंदरी खेल के मैदान में आ गई जब से आईपीएल का बखेड़ा शुरू हुआ। और इस आईपीएल ने काले धन को बढ़ाया है। आप एक छोटा सा देश मॉरिशस, जो हमारे एक जिले के बराबर है, मैं खुद गया हूं, आप भी गए वहां, मैं योग के लिए गया था वहां। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वो गरीब देश है दुनिया का,
वहाँ पर कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्रियाँ नहीं है, और हमारे भारतीयों ने उस देश को खड़ा किया। वहाँ से इस देश के अंदर करीब 1-2 हज़ार करोड़ नहीं, 10-20 हज़ार करोड़ नहीं, करीब लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए वहाँ से आ जाता है इस हिंदुस्तान में। कहाँ से आ रहा है? इन बेईमानों का काला धन वहाँ से घूम करके आता है। इस सरकार को ये चाहिए कि वहां पर से जो इस तरह से काला धन लेकर के आ रहे हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई करे। ये तो बहुत बड़ी साजिशें इस देश में चल रही है। एक आईपीएल क्या, यहाँ जहां देखो कहते हैं ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफी है। यहाँ तो हर शाख पर उल्लू बैठा हुआ है और पूरे देश को अंधेरे में, पूरे देश को जो है बर्बादी के रास्ते पर ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए इसका समाधान तो रजत जी एक ही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम काले धन को वापस लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उनसे खुद मिला हूं। मैंने कहा इसके लिए आप एक काम कर दीजिए, बड़े नोट, वैसे तो मैं कहता हूं 100, 500, 1000, ये जो है जितने भी नोट हैं इनको, और यदि पूरा नहीं कर सकते तो 500, 1000 के बड़े नोट एक बार रिकॉल कर लीजिए, करेंसी रिकॉल। और जो पहले से छपे हुए नोट हैं उनको आप जो है एक्सपायरी घोषित कर दीजिए। नए नोट लेकर के आइए। इससे करीब देश को अनुमान से लगभग 150 लाख करोड़ रुपए मिलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश को खड़ा करने के लिए हमें लगभग 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। उससे 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम, पावरफुल हम भारत बना देंगे। तो ये काम क्यों नहीं करते करेंसी रिकॉल का? जब आपने प्रधानमंत्री के सामने ये सब पक्ष रखा तो उन्होंने क्या कहा आपसे? रजत जी, मैं इस बात के लिए उनकी तारीफ करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की। वो, मैं ये तो नहीं कहूंगा इस चोरों के बारे में, लेकिन क्योंकि उसमें अच्छे भी लोग हैं बहुत, लेकिन इस राजनीति की इस गंदगी के बीच में वो एक ऐसे खिलते हुए पुष्प हैं जिनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से देश, व्यक्तिगत रूप से ये कहता है कि बड़े ईमानदार हैं, बड़े सच्चे अच्छे इंसान हैं। तो उनको जब मैंने बात कही तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं जब रिजर्व बैंक का गवर्नर था तब मैंने भी इस बात को उठाया था, और फिर मुस्कुरा दिए। बोले जो करप्ट सिस्टम है उसने मेरी बात नहीं चलने दी। मैंने कहा अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, तब फिर और थोड़े मुस्कुरा दिए। मैंने उनकी मुस्कुराहट में उनकी मजबूरी को समझ करके कुछ भी न कहना ही अच्छा समझा। लेकिन सच्चाई ये है स्वामी जी कि जिन लोगों का काला पैसा बाहर है और जिस काले पैसे के खिलाफ आपने कैंपेन चलाया है, उनको ज़रूर ये लगता है कि ये आदमी हमारा दुश्मन है। रजत जी, ये सच है कि जिन लोगों के मैंने खिलाफ ये अभियान शुरू किया है वो इस देश में बहुत ताकतवर है। और काले धन का जो अभियान है इसमें तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के ताकतवर लोग सम्मिलित होंगे, क्योंकि भारत का धन करीब जो काला धन है 70 देश से ज़्यादा देशों में लगा हुआ है। तो भारत ही नहीं, 70 से ज़्यादा देश और वहाँ के जो पावरफुल, जो पॉलिटिकल और जो कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो सब हिलेंगे। सच में काम तो बड़ा खतरनाक कर दिया है। इतने ताकतवर लोगों से लड़के आपको डर नहीं लगता? मैं आपसे एक ही बात कहूंगा आज कि यद्यपि मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखा और नयनम चिंतन्ति शस्त्राणी को पढ़ा नहीं, मैं उसको जीता हूं। और मौत से डरता तो ये काम ही शुरू नहीं करता। लेकिन आपसे एक बात जरूर कह रहा हूं, यदि ये कुटिल लोग, ये बेईमान लोग यदि कोई षड्यंत्र करें तो देश के लोगों को ये समझना चाहिए और ये समझ लें, मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, लेकिन यदि मेरे अस्तित्व पर कोई आंच आएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, ये सरकार होगी। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है, मुझे कोई डर नहीं है, डरेंगे ये सरकार वाले, क्योंकि यदि मैं न रहा तो मुझसे पहले ये मरे। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं। स्वामी जी, आप हर चीज को अपने तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। नक्सलवादियों ने सरेआम पुलिस वालों को मार दिया, लेकिन आप कहते हैं मैं नक्सलवादियों को योग सिखाऊंगा, उनको सुधारूंगा। वो इलाके जहां ये नक्सलवाद है वहां बेहताशा संपत्ति है, वहां जहां इतना वैभव है वहां ये गरीबी क्यों, वहां विकास क्यों नहीं हुआ, वहां विद्यालय क्यों नहीं, वहां पर उद्योग क्यों नहीं, वहां पर उन लोगों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक क्यों नहीं मिला। तो ये पूरी तरह से सोशल समस्या। इसलिए मैं कहता हूं, और मैंने वहां पर भी कहा और उन्होंने, बल्कि नक्सलवादियों ने भी कहा कि बाबा ठीक कह रहा है, मैं निकलना चाहिए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अभाव है, गरीबी है, शोषण हुआ है, लेकिन किसने अधिकार दे दिया बंदूक उठा? हाँ, मैंने इसीलिए कहा, अगली बात मैं इसलिए वही बोल रहा था रजत जी, मैंने माना कि किसी को भी हक नहीं है कि बेकसूर लोगों का कोई कत्ल करे, खून बहाए, लेकिन कब तक। इसलिए समस्या का समाधान तो विकास से होगा, और विकास तब होगा जब काला धन खत्म होगा। इसलिए भ्रष्टाचार
मूल में। जब आप कहेंगे आप हर समस्या का समाधान जो है ऐसे बता, ये दरअसल ये सच्चाई है। जो मैंने बात कही, चाहे वो नक्सलवाद के बारे में बात कही, चाहे मैंने HIV के बारे में बात की, कैंसर के बारे में मैंने बात कही, चाहे मैंने बात जो है वो तमाम, और मेरे पहले तो ब्लड प्रेशर का बीमारी का इलाज बताया, तभी भी लोगों ने भरोसा नहीं किया था। लेकिन आज जो है वो MD डॉक्टर, आयुर्वेदिक जो है एलोपैथी का, जो ब्रिटेन में अमेरिका में पढ़ के आया हुआ डॉक्टर, वो भी कहता है ब्लड प्रेशर ठीक करना है तो अनुलोम विलोम और लौकी से बेहतर कुछ नहीं, उससे मेरी गोलियां छूट गई। तो बाबा ने जो समाधान बताए थे वो बेसलेस नहीं थे, वो साइंटिफिक थे। और इसलिए देखिए, सवाल तब खड़े होते हैं जब आप नेपाल में माओवादियों से मिलते हैं और कहते हैं कि स्वामी रामदेव के और माओवादियों के विचार मिलते हैं। मैंने उनको कहा कि माओवाद के दर्शन के साथ अध्यात्मवाद मिला दो तो एक व्यापक दर्शन हो जाएगा। माओवाद कहता है गरीब मजदूर किसान के हित की बात करता है, वो भी जो है विदेशी कंपनियों के विरोध की बात करते हैं, वो भी छुआछूत के खिलाफत की बात करते हैं। तो मैंने कहा हमारे विचार काफी मुद्दों पर मिलते हैं। इसमें एक ही बात है, तुम नास्तिकतावादी हो, हम अध्यात्मवादी हैं, और तुम जो बात करते हो वो हिंसा की बात करते हो, हम अहिंसा की बात करते हैं। तुम अलोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन की बात करते हो, मैं लोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन की बात करता हूं। तो मैंने कहा कितना अच्छा हो माओवाद और अध्यात्मवाद सम्मिलित रूप से साथ में खड़े हो जाएं, तो इसका एक व्यापक असर भी हुआ। और आपको मैं दो बातें कहना चाहता हूं रजत जी। इंडिया टीवी क्योंकि नेपाल में भी देखा जाता है और हिंदुस्तान सहित अफ्रीकन कंट्रीज में और अब तो पूरी दुनिया में भी। मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं, एक तो नेपाल में जो एक भारत विरोधी विचार, भारत विरोधी प्रचार लोग बेवजह खड़ा कर रहे थे, वो रुका। और जो माओवादी, उन्होंने खुद माना बाबा हम इस अध्यात्मवाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विजय है अध्यात्मवाद की। आज आप नक्सलवादियों को योग सिखाने की बात कर रहे हैं, उनको अध्यात्म लाने की बात कर रहे हैं। कल आप कहेंगे कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां आतंकवादियों के कैंप में जाकर उनको योग सिखाऊंगा। क्यों ना सिखाऊं? मैं तो कहता हूं मुझे सुरक्षा प्रदान करते हुए, माने कहीं पता लगा कि बाबा ने कपाल भाती का स्ट्रोक लगाया और दूसरी तरफ से दूसरा स्ट्रोक आया तो जो है ये एक जो है ऐसा वातावरण इस देश में तैयार हो और पूरी दुनिया में तैयार हो कि जिससे कि ये पूरी हिंसा, घृणा, नफरत, ये कभी कोई समाधान नहीं हो सकता। कश्मीर में क्यों, मुझे पाकिस्तान में जाना पड़ा, मुझे अफगानिस्तान में भी जाना पड़ा, तो मैं तैयार हूँ इसके लिए। और मैं सच कहता हूँ, जो आदमी प्राणायाम और ध्यान से अपने आत्मा से जुड़ जाता है और अपना ही स्वरूप सब में देखता है, वो कभी भी किसी का खून नहीं बहा सकता, अपितु अपना खून दे करके, अपना बलिदान, अपनी शहादत दे करके वो दूसरों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरा पूरा भरोसा है। आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में जाकर वहां भी योग के शिविर लगा सकते हैं? मैं तैयार हूं, बशर्ते वैसा वातावरण बने। पहले प्राणायाम करना पड़ेगा, बाद में बंदूक छूटेगी। लेकिन उस प्राणायाम करने के लिए, ध्यान करने के लिए पहले एक वातावरण बनाना होगा, और इस वातावरण के बनने पर मैं पूरा भरोसा रखता हूं ये दुनिया बदलेगी। यहाँ जो लोग बैठे हैं सवाल पूछना चाहते हैं। स्वामी जी आप ये बताइए कि आपकी जब पार्टी फॉर्म होगी तो उसका एजेंडा क्या होगा? हमारा एक शब्द में यदि एजेंडा बोले तो सर्वांगीण आध्यात्मिक विकासवाद का होगा, और उसमें काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करना और भ्रष्टाचार, बलात्कार आदि जो ऐसे अपराध जिससे इस देश के करोड़ों लोगों के साथ अन्याय होता है उनको समाप्त करना, और ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत जो हमारे नेताओं ने अंग्रेजियों की नीतियों को, कुटिल नीतियों और भ्रष्ट व्यवस्थाओं का जो का तो स्वीकार कर लिया, इनका स्वदेशीकरण और भारतीयकरण करना हो गए। तीन ही बड़े मुद्दे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आपने सरकार बनाई, आप 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तो फिर हिंदुस्तान में क्रिकेट बंद हो जाएगी, फिर IPL के मैच नहीं होंगे। नहीं, बंद तो नहीं होंगे, लेकिन ये निचले स्तर पर आने चाहिए। इस देश में कबड्डी है, कुश्ती है, दौड़ है, भारतीय खेल ऊंचाई पर होने चाहिए। क्यों भारतीय खेल ही नहीं, मैं कहता हूं भाषा में भारतीय भाषा ऊंचाई पर, खेलों में भारतीय खेल ऊंचाई पर, भारतीय वेशभूषा ऊंचाई पर, माने भारतीयता वो ऊंचाई पर रहनी चाहिए। भेषज में, दवा में, हर क्षेत्र में भारतीयता ऊंचाई पर होगी, तभी तो करोड़ों भारतीय गर्व से कह सकेंगे हम भारतीय। अब ये नहीं हो रहा है, अब थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं। ये अंग्रेजों के जो गुलाम देश थे उनका एक संगठन था, या तो
इस कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं पूरी कमेटी उसका नेतृत्व भारत को करना चाहिए। आज भी ब्रिटेन इसका नेतृत्व करता है और हम उनकी महारानी के सामने हाथ जोड़ते हैं जाकर के। कहीं तो हमारा सम्मान और स्वाभिमान बचना चाहिए। हर क्षेत्र में हमने अपना सम्मान और स्वाभिमान खो दिया। भारत स्वाभिमान का मकसद यही है, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो भाषा का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, सब जगह भारतीयों का सिर आसमान में सबसे ऊंचा होना चाहिए। ऐसा हम करना चाहिए। स्वामी जी, आपने तो बड़े अच्छे काम किए, स्वाभिमान की बात की, लेकिन इस देश में धीरे धीरे बाबाओं पर से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। कोई बाबा वेश्यावृत्ति करवाते हुए पकड़ा जाता है। एक स्वामी का हमने वीडियो देखा एक एक्ट्रेस के साथ। वो स्वयंभू बाबा बोलो रजत जी, इच्छाधारी बाबा, स्वयंभू बाबा। ये कपड़े रंगने में मैंने सुना है शायद 2 से 5 रुपए का कलर लगता है। तो साधु के भेष में तो रावण भी आया था, उसने माता सीता का हरण किया था। इसलिए ये साधु नहीं है, साधु के भेष में रावण है। और साधु का जो व्यक्तित्व है, साधु की जो पहचान है, वो वस्त्र से 1%, चरित्र से 99% है। इसलिए माना कि गिरावट सब जगह आई है, धर्म से लेकर के, राजनीति से लेकर के और तमाम क्षेत्रों में। कौन क्षेत्र बचा है? मीडिया से लेकर के और आम आदमी तक ये भ्रष्टाचार का पूरा का पूरा पाप फैल गया है। अब इसको धोने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी। हम ये स्वीकार कर लें कि नहीं, इसका समाधान नहीं है, मुझे लगता है ये उचित बात नहीं होगी। हमें हौसला रखना चाहिए और हमको इसको दूर करने के लिए, हर क्षेत्र का भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम करना चाहिए। आपको कभी किसी ने इस तरह से ल्योर करने की, बरगलाने की कोशिश नहीं की? मैं समझा नहीं। जिस तरह के लोग आजकल समाज में हैं, किसी को जीतने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए, अगर साफ साफ पूछूं तो इतनी सारी फिल्म हीरोइन आपसे मिलती हैं, तो किसने कभी कोशिश नहीं की आपको जीतने की? रजत जी, आप कहाँ चले गए? कौन सी दुनिया में खो गए? बाबा उस दुनिया का आदमी नहीं है। दरअसल मैं पुराने जमाने का आदमी, उस युग में पैदा हो गया हूँ भूल से। इसलिए मैं अपनी माँ बहन बेटियाँ, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो देश की गली मोहल्लों में रहती हैं, उनके भीतर अपनी माँ बहन बेटी को ही देखा है। दूसरा रूप कभी ना देखा था, ना देखता हूँ, ना देखूंगा, क्योंकि उसके लिए मैं पैदा ही नहीं हुआ। या आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी है कि कभी इस तरह की चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा? हाँ, मैं इसकी चपेट में नहीं आया। ये तो माता पिता के संस्कार और गुरुओं का ज्ञान और मेरे मन का संकल्प भी मेरा साथ देता है। ये मैं आपको एक बात कहना जरूर चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी बहुत से पत्र आते हैं, बाबा मुझसे शादी करा लो नहीं तो आत्महत्या करके मर जाऊंगे, हमारे लेटर डालते हैं। और कुछ लोग जो है हमने गिरफ्तार भी कराई पतंजलि योगपीठ से, बोले मैं तो बाबा से शादी करने के लिए आई हूँ। ये चीज़ें होंगी। मैं विदेश यात्रा में था तो एक औरत आती है, बोलता मुझे आपसे प्लीज़ अकेले में बात करना है। मैंने कहा मैं अकेले में बात नहीं करता। उसने कहा नहीं मुझे बहुत गंभीर बात करनी है, मैं सबके सामने कह नहीं सकती। मैंने सोचा इसको कोई बीमारी होगी, शायद कहना नहीं चाह रही होगी। तो मंच से मैं पीछे उतरा और ये एलए की बात है, लॉस एंजलिस की। तो मंच के पीछे और भी सब लोग खड़े हुए थे, मैं 5 कदम ही उधर गया। मैंने कहा वो बहन, मैंने सोचा शायद कोई सीरियस बीमारी होगी इसकी। तो उसने कहा मेरे पास में पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है, मैं अपना सारा धन, अपना मन और अपना ये तन आपको सौंपना चाहती हूँ। मैंने कहा देवी आप, मैंने फ़ोन नंबर दे दिया। मैंने कहा आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना। मैंने कहा लॉस एंजलिस में तो बहुत कुछ लॉस होने की संभावना है, भागो यहाँ से। रजत जी, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, जब आदमी कामयाबी के एक शिखर पर पहुँच जाता है उसके सामने बहुत प्रलोभन आते हैं। मैं मुंबई के शिविर में था, वहाँ पर एक बहन आई अपनी माँ को लेकर के। मैं ठहरा हुआ था और बहुत भीड़ थी, क्योंकि मैं रात्रि के 5-6 घंटा 11 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच में मैं विश्राम करता हूँ, ज़मीन पर सोता हूँ। उस समय जो है मेरे पास पब्लिक नहीं होती, नहीं तो हर समय मैं दुनिया के बीच में ही रहता हूँ।
वो बहन अपनी माँ के साथ सबके साथ आई, बोला आपने मेरे से विवाह नहीं किया तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। मैं वहाँ से थोड़ा सा साइड में खिसका, आयोजकों से कहा मैंने कहा उसको नीचे जल्दी लेके जाओ नहीं तो मरने वाली है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जब आप एक कामयाबी के शिखर पर पहुँच जाते हैं तब आप से बहुत लोग ऐसे पागलपन भी में भी कि बस बाबा हमसे प्यार करें, लेकिन उस प्यार का स्वरूप सात्विक होना चाहिए। और हमें तो रजत जी ये दुनिया में ये गंदगी क्या होती है इसको पता ही नहीं था। मैं मुंबई में जब पहली बार मेरा कैंप हुआ तब मैंने देखा कुछ लोग हथेली पर फूंक मार रहे थे। तब मैंने कुछ लोगों से पूछा ये क्या कर रहे हैं, ये हथेली पर फूंक क्यों मारते हैं मुंबई वाले, कि इनके हाथ गंदे हो जाते हैं शिविर के बाद। बोले बाबा जी आपको फ्लाइंग किस देते हैं। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ रजत जी कि ये चीज़ें जो जिंदगी में आएंगी और आप जब करोड़ों लोगों का प्यार पाते हैं तो इस लोकप्रियता के पीछे और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ सोचना है। मैं कहता हूँ, मैं आपको ये बात मैंने इसलिए बताई, मैं इसलिए इस बात को आपको अंतिम बात कह रहा हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं बाबा आपको करोड़ों लोग प्यार करते हैं, आपको कैसा लगता है। मैंने कहा मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसास मुझे होता है, वो ये कि इस देश के करोड़ों लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, और यदि मैंने इनके भरोसे को तोड़ा तो आगे योग के ऊपर, धर्म के ऊपर, सत्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैं मर सकता हूं, मैं मिट सकता हूं, लेकिन करोड़ों लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। क्योंकि आपने इतनी बात की, मैं भी आपको राज की बात बता देता हूं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था रजत जी, आपने बहुत सवाल पूछ लिए, मैं आपसे भी पूछता हूं, पहले ये बात आपके सामने ये चीजें नहीं आई? बिल्कुल आती हैं, क्यों नहीं आती हैं, आई ना जी। आपने कैसे मुकाबला किया? योग शक्ति से। आपकी अदालत में आज हमने पेश किया योग गुरु स्वामी रामदेव को। हमने स्वामी रामदेव से पूछा उनके राजनीतिक इरादों के बारे में, ये जानने की कोशिश की स्वामी रामदेव योग छोड़कर राजनीति में क्यों कूदना चाहते हैं। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा के फैसले का आज के मुकदमे पर। स्वामी जी, हमने हमेशा ये सुना है कि शक का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज आपने शक का भी इलाज कर दिया। हमें हमेशा ही शक था कि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं और इसलिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, आपने खुद कहा है। लेकिन इस शक ने एक दूसरे शक को जगह दी है, और वो शक ये है कि स्वामी जी जो लोगों के शरीर का ध्यान रख के इतना अच्छा हेल्थ का ज्ञान देते रहे हैं जनता को, जिसके चलते वो इतने पॉपुलर हुए हैं, क्या वो राजनीतिक क्षेत्र में भी उतने ही पॉपुलर होंगे? आप छोटी सी शुरुआत कर क्या एक नमूना पेश करेंगे राजनीति में आने से पहले कि इस देश की जो इतनी समस्याएं हैं उनका निवारण आपके पास है? जब तक वो आप मिसाल नहीं देंगे तो दूसरे शक का निवारण नहीं होगा। मैं इसलिए ये सरकार, ये अदालत आपको हिदायत देती है कि आप मेरा वोट पाने के लिए एक नमूना पेश करें और क्वालिफाई हों बड़े रण के लिए, और वो छोटा नमूना आप पेश करें, नक्सलाइट की समस्या सुलझाएं, जो लोग शराब पीते हैं बड़े स्तर पर उसके खिलाफ मुहिम शुरू करें, और हमारे सामने पेश करें उन बच्चों को जिन लोगों ने आपके कहने पे शराब छोड़ दी और कार्यरत हो गए देश के उत्थान में। आपको ये करना पड़ेगा स्वामी जी, वरना आप ऐसे गंदगी में उतर रहे हैं जहां पर मुझे डर है, क्योंकि आप बहुत प्रिय हैं हमारे, कहीं आपके कपड़े न गंदे हो जाएं। मैं आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो विनोद जी, आप जो मुझसे प्यार करते हैं, धन्यवाद। और गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में हाथ तो डालना पड़ेगा, किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी। और जहां तक आपने परिवर्तन की बात कही, इस देश के लाखों लोगों की मैंने शराब छुड़वाई है और करोड़ों लोगों के जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन मैंने पैदा किया है। और अभी 1 वर्ष के भीतर भीतर ही आप इस देश के जो 6 लाख से ज्यादा जो गांव हैं उसको देखेंगे, वहां हम हेल्थ अवेयरनेस से लेकर के वहां नशा मुक्ति का कार्यक्रम चला रहे हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहे हैं, स्वच्छता का कार्यक्रम चला रहे हैं, वहां जल प्रबंधन का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो आने वाला जो वक्त है वो आपके शक का जवाब होगा। हम चाहेंगे कि विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की शिक्षा व्यवस्था और विश्व की चिकित्सा व्यवस्था
भारत से ही नियंत्रित हो, ऐसी शक्ति हम भारत में खड़ी करके दिखाएंगे। आपको गुड लक। इस उम्मीद के साथ कि स्वामी रामदेव जिस तरह सपनों का भारत बनाना चाहते हैं वो अपने इरादों में कामयाब हो, भारत एक महान शक्ति बने, भारत दुनिया को रास्ता दिखाने वाला गुरु बने, इस शुभकामना के साथ आज का शो हम यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।